हेलो गाइस, वेलकम टू जोगटा अकेडमी। आज हम इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ में चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ टूरिज़्म। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 जो पावर था और 11 जो आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट था उसको डिस्कस किया था, और उसके साथ में उसके क्वेश्चंस भी वहीं पर थे आंसर्स के साथ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टू द लेक्चर, आपके लिए जोगटा अकेडमी जो है वो मास्टर क्लास विद मास्टर लेके आई है। इसमें जोगटा सर जो हैं वो खुद आपको हिमाचल प्रदेश की जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करेंगे, और HPGK की जो हमारी प्रीलिम्स की बुक है उसको थॉरोली कवर किया जाएगा। ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, उस पर आप संपर्क करें। ठीक है, और दूसरा जो है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए 2026 के लिए हमारा नया बैच जो है वो तीनों सेंटर्स में, दैट इज़ शिमला, धर्मशाला एंड चंडीगढ़ में 23 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, डेमोज अवेलेबल हैं। तो 23 मई डेट आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, जो भी आपकी इंक्वायरी होगी आप दिए हुए नंबर पर ज़रूर संपर्क कीजिए। चलिए, तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, दैट इज टूरिज्म। एंड यू ऑल नो कि हिमाचल प्रदेश में पावर एंड टूरिज्म सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी GSDP, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर चीज़ है वो क्या है कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, वो आपका कंट्रीब्यूट कर रही है 7.78%। मतलब 7.78% हमारे टोटल GSDP में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कर रहा है टूरिज्म सेक्टर, है ना। लगभग आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि लगभग 14% लोग को ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। जितने भी हमारे वर्कर्स हैं ना हिमाचल प्रदेश में, जो हमने बात की थी ना कल आपके, कि हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज 80 था ना, फॉर 15 to 59 एज, है ना, यूजुअल स्टेटस में। तो हमारा 14% जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज गिवन बाय द टूरिज्म इंडस्ट्री। डायरेक्ट बोल दीजिए, इनडायरेक्ट बोल दो, टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो 7.78 आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखो, आपको सबको पता है कि कोविड जो पेंडेमिक आया था उस वक्त हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। तो यहाँ पर दिया हुआ एक डेटा क्या कि भाई हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो -81% चली गई थी कोविड टाइम्स में, लॉकडाउन के पीरियड में 2020 में, जो अब रिकवर हो चुकी है। रिकवर होने के आंकड़े यहाँ दिए हैं कि हमारे जो टूरिस्ट अराइवल्स हैं वो कितने बढ़ गए हैं। 2024 में अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन करें तो 13.24%, तो मतलब 13% वृद्धि हुई है 2023 के मुकाबले 2024 में। इतने परसेंट राइज हुआ है ना, जो कि आपका क्या था 6% था। मतलब 2022 के मुकाबले से देखो तो 2023 में कितना परसेंट राइज था, 6%। ये दुगना राइज हो गया है 13.2%, जो हमारे लिए अच्छा है कि हमारा टूरिज्म से रेवेन्यू और जनरेट होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ये आप यहाँ पर आंकड़ा पढ़ सकते हैं। देखो, पिछले 2 सालों के ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछते। तो 7.78% मैंने आपको बता दिया GSDP में कॉन्ट्रीब्यूशन है टूरिज्म का। वैसे ही 23-24 के लिए जो आपके एस्टिमेट्स थे उसमें 7.73 है। तो हमने बहुत ज़्यादा तो आपका ग्रो नहीं किया है, पॉइंट आपका 0.5% ग्रो किया है। ये दोनों आंकड़े आपने याद रखने हैं बस, है ना। और एक आपका कोविड वाला -81% हम नीचे चले गए थे, उससे हम आपका ग्रो कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आंकड़ा और दिया हुआ है जो आप यहाँ देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर। ठीक है, तो देखो ये जो UN है ना, यूनाइटेड नेशन, उसकी आपकी रिपोर्ट आती है, यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर। उसने क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर फ्रॉम इंडिया रिमेन्ड हाई इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, दैट इज 81% अबव 2019 लेवल्स आफ्टर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ इन 2023। इसका कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है बेटा कि भारत जो है, भारत के जो लोग हैं वो आपका जो आउटबाउंड एक्सपेंडिचर है, आउटबाउंड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है यहां से लोग बाहर विदेश कितने घूमने जा रहे हैं। तो हमारे लोग यहां से विदेश घूमने बहुत गए हैं और उन्होंने
टूरिस्ट बन के गए ना, तो उन्होंने खर्चा बहुत किया है, तो वी हैव स्पेंट मोर मनी, ये कहने का मतलब है इसका, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंडिया के लोग बाहर गए हैं या फिर उन्होंने खर्चा कितना किया है एज टूरिस्ट, वो हमारा कितना है 81% ऊपर चला गया है 2019 के लेवल से। इसका मतलब दुनिया में जो टूरिज्म सेक्टर है वो ग्रो हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इसका ये मतलब निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो इनिशिएटिव्स क्या है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। तो आपको पता है कि वी आर वेरी मच लोन डिपेंडेंट स्टेट, है ना, हम वर्ल्ड बैंक से नहीं तो एडीबी से तो लोन लेते ही हैं। अब एडीबी का क्वेश्चन याद रखना, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उससे हमने किस किस चीज के लिए लोन लिया है, जो हमने कल पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया है एडीबी से, और एडीबी जो है उसने पावर ट्रांसमिशन में भी आपका क्या किया है, लोन दिया है। मतलब पावर ट्रांसमिशन को बेहतर बनाने के लिए एडीबी ने लोन दिया है, और उसको कौन चला रहा है, HPPTCL, जो हमारा पावर ट्रांसमिशन एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो ध्यान रखना, पावर ट्रांसमिशन के लिए लोन गया है, कहां से आया है, एडीबी से। और जो आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए लोन आया है, कहां से आया, एडीबी से। अगला जो है वो है टूरिज्म सेक्टर। तो टूरिज्म सेक्टर के लिए भी हमने लोन लिया है, कहां से अप्रूव हुआ है लोन, और वो ट्रेंचेस में, ट्रेंचेस का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स में, तो 2 इंस्टॉलमेंट्स में ये आएगा हमारा लोन 80-20 का ये आपका लोन है। लगभग ये समझ लो कि 2200 करोड़ के आसपास का लोन जो है वो आपका हमारे को एडीबी देगा। शेयर क्या है, 80-20। ध्यान रखना एडीबी से जब भी लोन आता है ना तो शेयर 80-20 ही होता है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो पावर ट्रांसमिशन, स्किल डेवलपमेंट और टूरिज्म सेक्टर, इसके लिए कौन कर रहा है, एडीबी। और कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि वर्ल्ड बैंक ने कहां लोन दिया है, उसने दिया है प्रोजेक्ट्स लाइक संकल्प एंड स्ट्राइव, है ना। संकल्प प्रोजेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि आपके जो लाइवलीहुड अवेयरनेस है, जो आईटीआईज हैं, उनकी अपग्रेडेशन के लिए जो आपका लोन आ रहा है वो वर्ल्ड बैंक से आ रहा है, ये ध्यान रखना। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। अब ये 2 ट्रेंचेस में आएगा, बता दिया मैंने, 5 डिस्ट्रिक्ट में ये एग्जीक्यूट होगा, ये ध्यान रखना। शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, ठीक है। शिमला, मंडी, अगर आप देखो ना तो इधर आपका कांगड़ा है, ठीक है, उसके नीचे आपका इधर आपका हमीरपुर है, फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका मंडी आ जाएगा, फिर आपका कुल्लू आ जाएगा, और उसके बाद यहां पर आ जाएगा शिमला। तो दिस पोर्शन सॉरी, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला, दिस पोर्शन में आपका क्या है, ये प्रोजेक्ट लगेगा। और आप देख सकते हो कि यहां पर मेजर टूरिस्ट साइट्स भी आपकी कवर हो चुकी हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है जी। अगली स्कीम जो है वो यहां पर दी है स्वदेश दर्शन स्कीम। आप लोगों ने सुना होगा स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में। तो स्वदेश दर्शन स्कीम जो है ये 2.0 लिखा है ना, तो स्वदेश दर्शन स्कीम 2015 में आई थी, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपका 2023 में इसका सेकंड वर्जन 2.0 लाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। अब स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर है क्या है, देखो विजन क्या है, सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनानी है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, ये सतत पर्यटन क्या होता है, सस्टेनेबल टूरिज्म क्या होता है, ऐसा टूरिज्म जिसमें हम एनवायरनमेंट के पर इंपैक्ट को क्या करें, कम करें, है ना। हमारी जो लोकल कम्युनिटी है उसको बहुत ज़्यादा क्या हो, आपका बेनिफिट हो, जो एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट है वो आपका एनहांस हो। तो सिंपल सी बात है, टूरिज्म का नेगेटिव प्रभाव जो भी होता है एरिया पे उसको हमने बहुत कम करना है, और उसके पॉजिटिव इंपैक्ट लोकल कम्युनिटी पर, एनवायरनमेंट पर, ये और इकोनॉमी पर वो हमने एनहांस करने हैं। आसान भाषा में ये होता है सस्टेनेबल टूरिज्म, इसी पर आजकल चल रहा है सब कुछ, है ना। तो अब पोंग डैम जो है, पोंग डैम को आपका चिन्हित किया गया है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब पोंग डैम जो है वो कांगड़ा में सबको पता है, लेकिन पोंग डैम जो है इट एक्सटेंड्स, ये ऊना में भी जाता है ऊपर को, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपका ये जो कांगड़ा है, कांगड़ा, ठीक है, आई एम सॉरी, वो आपका जो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, गोविंद सागर है, गोविंद सागर, वो आपका ऊपर को जाता है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, कांगड़ा में आपका क्या है, जिसको हम बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर। तो महाराणा प्रताप सागर जो है वो आपका कहां है, उसको बोलते हैं हम पोंग डैम। 1975 में पोंग डैम बना हुआ है, 1975 पोंग डैम है। अब ध्यान रखना, ये पोंग डैम जो है, इस पोंग डैम में 4 साइट्स है, मतलब 4 साइट्स आर देयर जिसको डेवलप किया जाएगा। और वो 4 साइट्स कौन कौन सी हैं, ये आप लोगों ने ध्यान रखना कौन कौन सी वो साइट्स है। ये कांगड़ा में ही है ये साइट्स, है ना। अगर हम देखें तो वो कौन सी है, अगर हम पोंग डैम की बात करें ना, दिस इज काइंड ऑफ योर पोंग डैम। तो एक साइट है आपकी मटियाल,
ठीक है, मटियाल, मटियाल के बाद आपका जो है वो है आपकी खटियाड़, ठीक है, खटियाड़, खटियाड़ के बाद आपका है नंगल चौक, खटियाड़ के बाद है नंगल चौक, और नंगल चौक के बाद है नगरोटा सूर्या। तो ये 4 जगहें जो है ना, इनके कुछ कुछ एरियाज ध्यान रखना, नगरोटा सूर्या, खटियाड़, नंगल चौक और मटियाड़, ये जो है 4 साइट्स जो हैं पौंग डैम के ही बाउंड्री पर तुम्हारे को मिल जाएंगी। ये मटियाड़ इधर जैसे है, और इसके साथ में आपका खटियाड़ नीचे को आता है, नंगल चौक यहाँ पे आता है, और नगरोटा सूर्या यहाँ पर आता है। तो ये चारों साइट्स आपकी डेवलप की जाएंगी किसके अंडर, आपके इस पर्टिकुलर स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। और मटियार में तो इको विलेज भी बन रहा है, ठीक है। बाकी आपको कांगड़ा को पता है आपको कि टूरिस्ट हब आपका बनाने की बात हो रही है, बानखंडी में जू बन रहा है ना। ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। और यही यहाँ पर लिखा हुआ देखो, नगरोटा सूर्या जो है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कंसल्टेशन वगैरह हो गई है, ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। इसके साथ मैंने आपको 3 साइट्स और बता दी हैं, वो भी नोट कर देना। नेक्स्ट, चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन, ये सब स्कीम जो है ना, चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, ये सब स्कीम है किसके अंदर, स्वदेश दर्शन के अंदर। अब इसके अंदर जो है क्या है, पूरे भारत में 42 साइट्स विल बी डेवलप्ड, 42 साइट्स जो है उनकी डेवलप की जाएंगी। और हिमाचल प्रदेश से प्रपोजल गया था 5 साइट्स के लिए, काजा, रक्षम छितकुल, चंद्रताल, तांदी और नाको चांगो खाब, ठीक है। लेकिन अप्रूव जो हुई है ना वो 2 ही हुई हैं, अप्रूव 2 ही हुई हैं, तो ध्यान रखना 2 है। ये सब स्कीम के अंडर अप्रूवल के लिए तो 5 गई थी, लेकिन कितनी हुई अप्रूव, 2 ही, वो है काजा और रक्षम छितकुल। इस जो चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट है, इसके अंदर 4 थीम्स हैं, लाइक इको टूरिज्म है, फिर आपका ये जो कल्चर एंड हेरिटेज है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। तो ऐसे करके आपकी इसमें आपकी कितनी थीम्स हैं, 4 थीम्स है, ध्यान रखना। स्पिरिचुअल टूरिज्म इसमें आता है, इको टूरिज्म इसमें आता है, कल्चर हेरिटेज इसमें आता है, और चौथा जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो हमारे हिमाचल में से इन कैटेगरीज के अंडर कल्चरल हेरिटेज और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आपकी काजा और रक्षम छितकुल को असाइन किया गया, अप्रूव किया गया, यू कैन से दैट, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो है प्रसाद स्कीम। तो प्रसाद स्कीम जो है ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। प्रसाद स्कीम, एक तो इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेना, ठीक है, जो आपका पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव जो है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। 2014 में ये स्कीम जो है लाई गई थी, और ये स्कीम के तहत प्रोजेक्ट जो है माँ चिंतपूर्णी टेम्पल जो आपका अंब में है, ऊना में, उसको आपका क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है। और वहां पर आपकी जो एक्टिविटीज हैं, मतलब वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा बनाया जा रहा है, असेसिबिलिटी कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जा रहा है। तो मां चिंतपूर्णी टेंपल जो है वो आपका किसके अंदर है, प्रसाद स्कीम के अंदर। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी रीजनल कनेक्टिविटी हमारी क्या है, अच्छी है। आपने सुना होगा कि आपका जुब्बरहट्टी, गग्गल और भुंतर, ये 3 जगह हमारे एयरपोर्ट्स हैं। अब ये तीनों एयरपोर्ट्स जो है उड़ान स्कीम के अंडर आ गए हैं, उड़े देश का आम नागरिक, है ना। पहले आपका क्या था, पहले आपके 2 डाले गए थे, लेकिन आज की डेट में तीनों ही उड़े देश के आम नागरिक स्कीम के अंडर है। ये आपने ध्यान रखना है, इसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी कहते हैं। अब ये जो आपके तीनों है, आपने न्यूज में सुना होगा कि इसका एक्सपेंशन आजकल चल रहा है। देखो होता क्या है ना, बेसिकली भुंतर की तो कब से बात हो रही है कि भुंतर का जो आपका आप बोल सकते हो आपका जो ये रनवे है, उस रनवे को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। क्यों, होता क्या है कि जैसे जो भी जहाज़ यहाँ उतरते हैं ना, भुंतर में, गग्गल में या फिर आपके जुब्बरहट्टी में, इन तीनों जगह जो जहाज़ उतरते हैं और आपके जो टेक ऑफ करते हैं, उनमें जो कैपेसिटी होती है ना, जैसे मान लो 70 सीटर है, तो 70 सीटर में से 30, 35 या 40 सीटें ही भरी जाती है, बिकॉज टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान प्रॉब्लम आती है। तो वो कैसे दूर होगी, वो होगी रनवे को एक्सपेंड करके। तो रनवे एक्सपेंशन आजकल आपका सुना होगा आपने कि गग्गल एयरपोर्ट का चला है, ये ध्यान रखना है ना। तो ये चीज़ें आपके इस वजह से ये आपका न्यूज़ में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जुब्बरहट्टी का अगर मैं बता दूं 1987 के आसपास ये बना हुआ है, 1986 के आसपास आपका ये कांगड़ा वाला बना है। भुंतर का एग्जैक्ट डेटा आपको कहीं पर प्रोवाइड मतलब मिलेगा नहीं, तो अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज ये आपका लगभग 1970 के आसपास बना हुआ है। लेकिन बाद में बीच में आपका इसमें काम जो है इसको फिर से बनाया गया था कहीं ना कहीं टर्मिनल, तो 2008 में नया टर्मिनल इसका बना था, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके साथ साथ हेलीपोर्ट्स जो हैं वो 15 नए बनाए जाएंगे। हेलीपोर्ट्स जो हैं आपके, जो आपके हेलीपैड्स हैं वो आपके 15 नए बनाए जाएंगे। ये 15 को तुमने याद रखना है, ठीक है। कहां कहां पर बनेगा, ये रकड़ में बनेगा, पालमपुर में बनेगा, कांगड़ा में, सुल्तानपुर, चंबा। आलू ग्राउंड जो है मनाली में, कुल्लू में, वहां बनेगा।
जसकोट हमीरपुर में, शरबो किन्नौर में, जिस्पा सीसू रंगरीक लाहौल स्पीति में। जिस्पा हमने कल भी किया था, 300 मेगावाट की परियोजना जो है आपकी भागा नदी पर जिस्पा डैम बनने वाला है, जिसका ऑपरेशन चला हुआ है, वो एक अलग बात है, ठीक है। सेकंड फेज में आपका क्या है, धरकियारी नाहन में, बिलासपुर में, बसल आपका सोलन में है, आपका झंकौर हार ये ऊना में है, होली और पांगी ये आपका चंबा में है, ठीक है। तो यहां पर भी आपके डेवलप किए जाएंगे, ये सारे आपने रट देने हैं, ठीक है, इनको क्रैम कर देना अच्छे से, जितने भी हैं ये, समझ गए। तो ये आपके डेवलपमेंटल फेज में है और कुछ बनने हैं ना। नेक्स्ट आपका जो है 2019 की 2019 की टूरिज्म पॉलिसी है, एक हिमाचल प्रदेश सरकार की टूरिज्म पॉलिसी जो है वो कितने की है, 2019 की है। उसके तहत थीम कितनी है, 10 थीम्स हैं। ये 10 थीम्स आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है कि कौन इस थीम के मुताबिक काम कर रहा है और कहां पोटेंशियल है। तो जैसे कि इको टूरिज्म बेटा वही है, सस्टेनेबल टूरिज्म का ही पार्ट है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया। इको टूरिज्म में सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपने, जो एनवायरमेंट इकोलॉजी है उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, और वहां की जो आपका वातावरण है, या आप बोल सकते हो पर्यावरण, सॉरी वातावरण नहीं, पर्यावरण जो है उस पर खासा ध्यान दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि आपका जो फुटफॉल है टूरिस्ट का, वो वहां के जो आपका क्लाइमेट है और वहां का जो एनवायरमेंट है, वहां का जो इकोलॉजी है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये खासा ध्यान यहां पर रखा जाएगा, है ना। तो अभी आपका क्या कर रहा है, इको टूरिज्म में अच्छा परफॉर्म कर रहा है लाहौल स्पीति, और पोटेंशियल इसकी यहां पर दिख रही है ना। आपने देखा होगा, काफी आपने पढ़े भी होंगे इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं सारे के सारे जितने भी हैं। बस ये ध्यान रखना, यहां पर एक माइस को हम प्रमोट कर रहे हैं। व्हाट इज माइस? इंसेंटिव मीटिंग, इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। आप लोगों ने देखा होगा कि शिमला में जब आपके समर फेस्टिवल, विंटर फेस्टिवल वगैरह लगते हैं, तो यहां पर बड़े बड़े आपके एग्जीबिशंस लगाते हैं। मतलब अलग अलग फर्म्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, या फिर अलग अलग कोई आपका इंस्टीट्यूशन है, वो आपका एग्जीबिशन लगाता है। तो इस एग्जीबिशन के लिए भी हम प्रमोट कर रहे हैं इस शिमला को, ठीक है। वैसे ही करके मीटिंग्स, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो, जैसे मान लो आपका अभी देवोस में आपने सुनी होगी कि आपकी WEF की मीटिंग होती है, वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है, बट फिर भी ऐसे स्तर की मीटिंग्स हम चाहते हैं कि हमारे एरियाज में भी हो, क्योंकि जब ये स्तर की मीटिंग होगी तो हमारा जो एरिया है वो विश्व में प्रचलित हो जाएगा, या फिर आपका वो उसका पता लग जाएगा कि कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं, और वहां से टूरिस्ट हमारे पास आ सकते हैं। इंसेंटिव्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, तो मेरी कंपनी ने क्या किया, किसने बहुत अच्छा काम किया है, टारगेट्स मीट किए हैं, और उस बंदे को इंसेंटिव देना है मेरे को। मैंने उसको बोला कि ये रख 3000 रुपए, प्लस साथ में तेरे को आपका 3 दिन और 2 नाइट का स्टे दे रहा हूं मैं शिमला में। तो ऐसी चीज के लिए भी हमने क्या करना है, शिमला को प्रमोट करना है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं सारे का सारा, कहां अच्छा कर रहे हैं और कहां आपका हम पोटेंशियल है। बस इसमें पिलग्रिमेज ध्यान रखना, यहां पर हर जगह कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन इसकी हो रही है। नेक्स्ट HPTDC जो है उसका गठन हुआ था 1972 में, और ये जितने भी इसके आपके जो हमारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं सारे के सारे, ये इसकी लार्जेस्ट चेन है हिमाचल प्रदेश में, 56 होटल इसके अंदर है। ये ध्यान रखना, हाल ही में आपने सुना होगा कि 18 होटल को बंद करने की बात हो गई थी, हाई कोर्ट ने बोला था। हालांकि बाद में आपका स्टे हटा दिया था इसके ऊपर और बोला था कि तुम कुछ टाइम के लिए ऑपरेट कर लो इनको, क्योंकि बेटा HPTDC बहुत लॉस में जा रहा है, ठीक है, ये आप लोगों को भी पता होगा, है ना। इस वजह से न्यूज में था, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट आगे जो है ये आपका टूरिज्म इतना ही था, टूरिज्म में इतना ही आपका दिया होता। बस ये ध्यान रखना 7.78 GSDP जो है कंट्रीब्यूट वो करता है। इससे पिछली बार 7.73 के आसपास इसने किया था। अगर रोड्स एंड ब्रिजेस की बात करें तो यहां से इंपॉर्टेंट डेटा क्या है याद करने वाला? इंपॉर्टेंट डेटा ये है जो 2 बार दिया, देखो नेशनल हाईवे। हमारे यहां पर टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कितनी है? 2592 किलोमीटर के टोटल NH है। और कितने NH है हमारे? 19। देखो NH तो अगर हम मैं बात करें 60+ NH हमारे घोषित हो चुके हैं, है ना। गडकरी साहब एक बार आए थे और उन्होंने कहा था कि आपका इसको भी NH बनाओ, उसको भी। अप्रूवल तो बहुत को मिला है, लेकिन काम कितनों पे हो रहा है और कितने बन चुके हैं पूरे के पूरे? तो बन चुके हैं 19 नेशनल हाईवेज, ये ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश में जो टोटल मोटरेबल रोड है वो कितना है, ये आपको याद रखना है। मतलब जहां पर जीप वगैरह जा रही है, गाड़ियां चल रही हैं, बसेस नहीं, जीप भी चल रही है वहां पे, मोटरेबल 42,000, ठीक है। लगभग आपका इसको 43,000 रख लो लगभग, याद करने के लिए कि 43 के आसपास था। एग्जैक्ट फिगर जो है वो आपकी कितनी है? 42779 किलोमीटर्स मोटरेबल रोड है, उनमें से कितना? इतना। अब हिमाचल प्रदेश का जो है 89.97 जो जनता है वो कहां रहती है? 89.97 जनता कहां रहती है? गांव में रहती है। तो ऑब्वियसली बात है, गांव भी इंपॉर्टेंट है। 586 गांव जो है वो आपके रोड के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये तीनों फिगर आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। हमारे गांव में कितने आपके कितने रोड
कितने गांव जो है रोड से कनेक्टेड हैं, कितने एनएच है, कितने किलोमीटर का है, टोटल रोड्स कितने हैं, है ना। बाकी ये आपका जो टारगेट्स हैं, है ना, कि टारगेट्स क्या है, दिसंबर 2024 तक हमने क्या कर दिया है, 860 बोला था हमने एक साल में बनाने को 2024-25 में, तो दिसंबर तक हमारे लगभग आधा काम हो गया है, 451 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। 40 का टारगेट था, ये आपकी चिंताजनक बात है, 40 का टारगेट था कि 40 गाँव को हम कनेक्ट करेंगे और 10 ही हो पाए हैं दिसंबर तक, है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई दिसंबर से मार्च के बीच में 3 महीने में 30 गांव कर दिए होंगे, है ना। तो टारगेट से हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये एनएच का आपका दिया हुआ है सारे का सारा जो भी है ना, 5 नेशनल हाईवे आपका एनएच बना रहे हैं, ये सारे के सारे एनएचआई बना रहे हैं, ध्यान रखना। अब ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट इज अपग्रेडिंग 230 किलोमीटर लेंथ एज ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर, जो कि NH7 और NH3 है, ये ध्यान रखना बस। NH7 और NH3, NH3 आपको पता होगा कौन सा है, NH7 कौन सा है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन से ये NH हैं, कहाँ कहाँ, मतलब कौन कौन से एरिया इसमें आते हैं। बेटा ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर का मतलब क्या है कि उसके आसपास आपके क्या होंगे, पार्क्स बनाए जाएंगे रोड के आसपास, उसके आसपास जो है आपके पेड़ लगाए जाएंगे। आपने देखा होगा कि बीच में भी आपका एक पैच सा होता है रोड के आसपास, ठीक है, रोड के बीच में बिल्कुल ही जो आपका आप बोल सकते हो कि आपका जहाँ से आपका वो बीच में एक लाइन होती है ना रोड के बीच में, रोड के बीच में एक जो लाइन है वहाँ पर आपका क्या होता है, पेड़ लगाए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन वगैरह हैं, तो ऐसे ऐसी फैसिलिटी अगर कहीं है तो उनको ग्रीन कॉरिडोर बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके ध्यान रखना इसमें, है ना। आगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है रेवेन्यू जनरेशन वगैरह, ये आप लोग पढ़ लेना कि कितना था, इतना इतना रेवेन्यू जनरेशन इसने किया था। अब यहां पर क्या चीजें लिखी हुई है कि डिपार्टमेंट ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है उसने क्या क्या बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें ना, देखो सबसे पहली बात तो ये 6 ग्रीन कॉरिडोर्स, ध्यान रखना कितने ग्रीन कॉरिडोर है, 6। अभी मैंने आपको समझाया ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, तो ये सारे ग्रीन कॉरिडोर हैं 6 के 6, है ना। इनको थोड़ा एक बार देख लेना कहाँ कहाँ पे है। परवाणु से लेकर आपका नूरपुर के लिए जो जा रहा है नालागढ़ होके, पोंटा से जा रहा है जो आपका शिमला से नाहन वाला रोड, परवाणु से जा रहा है जो आपका लोसर, ठीक है, शिमला रामपुर वाला जो आपका है, जो आपका NH है ना। उसके बाद आपका शिमला से आपका चंबा में जा रहा है, मंडी से आपका कांगड़ा है, कीरतपुर से जिंगजिंग बार है, सही है। जिंगजिंग बार जो है आपका कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है ये। तो इनके लिए 6 बनाए जा रहे हैं, ध्यान रखना। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वगैरह जो हैं, देखो 100 लोकेशन जो उसके लिए आइडेंटिफाई की है, 54 पेट्रोल पंप्स और गवर्नमेंट साइट्स जो है आपकी 46 उसके लिए चिन्हित की गई हैं उसमें जो है। और फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल में 43 आपके एडिशनल सिलेक्ट किए गए हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है बेटा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक हमने ग्रीन स्टेट बनना है। अब ग्रीन स्टेट बनने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलानी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन भी चाहिए, तो उनको भी डेवलप करना पड़ेगा। और वो कौन डेवलप कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कोलैबोरेशन कर रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। IOCL के साथ हम क्या कर रहे हैं, आपका कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा चीजें क्या कर रही है, इसके अलावा चीजें क्या हो रही है, यहां पर ट्रांसपोर्ट नगर जो है वो 6 में बनने हैं, और ये पता नहीं एक जमाने से बनने हैं कहीं ना कहीं। अगर सोलन का तुम्हारे को केस स्टडी में बताऊं तो सोलन में जब आपका ये रोड बन रहा था ना, ये आपका चंबा घाट वाला जो आपका चल रहा है NHAI का प्रोजेक्ट, यहां से आपके कई लोगों को ना आपका विस्थापित करने की बात हुई थी। मतलब जो यहां पर क्या थे, जो यहां पर आपके मैकेनिक्स थे, उनकी दुकानें यहां से हटाई गई थी कि रोड एक्सपेंड करना है, एंड यू विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द ट्रांसपोर्ट नगर। ट्रांसपोर्ट नगर बनना था सोलन में, वहां पर तुम्हारी दुकानें वगैरह लगाई जाएंगी, लेकिन आज तक वो ट्रांसपोर्ट नगर बना नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका एक फ्लॉ कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन और ऊना, इसमें आपकी लैंड तो है वो आपका चिन्हित कर दी गई है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट नगर का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट नगर का मतलब क्या है, यहां पर आपके क्या होंगी, वर्कशॉप्स होंगी जितनी भी है ना। वर्कशॉप्स जो आपने सुनी होगी ना कि आपकी वर्कशॉप होती है, HRTC की वर्कशॉप है वो होती है ना। उसके बाद आपके जो पॉल्यूशन सेंटर्स होते हैं, पॉल्यूशन चेक करने के लिए सेंटर्स होते हैं, वो यहाँ पर डेवलप होंगे, है ना। और मैंने अभी बताया जैसे भी आपके जो भी आपके मैकेनिक की दुकानें हैं वो भी यहाँ पर आपकी रखेंगी एक ही जगह, मतलब आपका पूरे का पूरा ट्रांसपोर्ट का काम देखा जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन हम लैक कर रहे हैं, वो आपका उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आपका क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए 65 होटल्स के साथ हमने क्या किया है, 65 होटल्स में हम बोल रहे हैं कि इनके साथ कोलैबोरेट करके या इनकी साइट पर हम क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। IOCL के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, किसने, HPDDC ने। 10 साइट्स आपकी चुनी गई है, ये आप देख सकते हैं, सीसिल है, ऑर्किड है, ये सारे के सारे कहाँ हैं, शिमला में ये है, ठीक है, जितने भी है। तो ध्यान रखना कितने होटल के साथ, 65, और किसने, HPDDC ने IOCL के साथ। ये सारे के सारे होटल्स पढ़ लेना जो भी है ना।
इसके अलावा सबको पता है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कि जो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है उसके तहत हम क्या कर रहे हैं, सोलर में सब्सिडी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सब्सिडी दे रहे हैं। तो कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, 50% की सब्सिडी दी जा रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन एटीएस जो है वो आपका क्या है कि वो बनेंगे, 2 एटीएस बनेंगे। कहां पर, एक बनेगा नदौन में, दूसरा बनेगा हरोली में। हरोली में जहां पर बल्क ड्रग पार्क भी बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर एटीएस बनाया जाएगा। व्हाट इज एटीएस? एटीएस कुछ नहीं है, जो आपकी व्हीकल की फिटनेस है उसकी जांच होगी कि भाई कितनी फिट है तुम्हारी व्हीकल। ऐसा तो नहीं है कि आपका गाड़ी जो है उसमें जो भी आपके ये पाइप है उसमें से धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। आपकी जो बॉडी है व्हीकल की, क्या ये उतने लोड को बियर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, है ना। तो ऑटोमेटिक तरीके से उसकी फिटनेस का सर्टिफिकेशन देना, दैट इज योर ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स या स्टेशंस, है ना। ये सारे के सारे आपके बनाए जाएंगे, दो में ध्यान रखना, नदौन और हरोली में, ठीक है। उसके बाद आपकी HRTC की स्कीम्स हैं। ये कार्ड शायद आप लोगों के पास भी, कईयों के पास मौजूद होंगे। ध्यान रखना, ये कार्ड जितने भी हैं ये आपकी 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए और 100 रुपए के मिल रहे हैं। ग्रीन कार्ड जो है ये आपका क्या है, 25% डिस्काउंट मिलता है 50 किलोमीटर तक। अगर आप 50 किलोमीटर के रेडियस में हैं, जैसे आपने शिमला RTO से ये लिया हुआ है, तो शिमला के आसपास 50 किलोमीटर जब तक होंगे, जहां तक होंगे वहां तक ये अप्लाई होगा और 25% का डिस्काउंट मिलेगा। 1 साल की वैधता है और 100 रुपए का ये कार्ड मिलता है, ठीक है। स्मार्ट कार्ड में जो है उसमें क्या होगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 100 रुपए का ये भी है। और HRTC की सारी बसेस में ये आपका एप्लीकेबल है, ऊपर वाला आपका ऑर्डिनरी बसेस में ये एप्लीकेबल होता है। सम्मान कार्ड जो है ये आपका सीनियर सिटीजन्स के लिए है, ठीक है, 60+ जो है। और ऑर्डिनरी बसेस के लिए 30% जो है इसका फेयर है, सेम है, 100 रुपए का है और 1 साल के लिए है, ये ध्यान रखना। महिलाओं के लिए क्या है, फ्री में है। कब, जब उनके जो आपके त्यौहार होते हैं, भैया दूज होता है, ठीक है, और उसके बाद आपका राखी होती है वगैरह वगैरह, है ना। और मुस्लिम वुमेन के लिए क्या है, ईद और बकर ईद पर ट्रैवल करना HRTC में फ्री है। बच्चों के लिए पूरी तरह से फ्री किया हुआ है। महिलाओं के लिए ऑर्डिनरी बसेस में 50% का किराया माफ है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। आपने देखा होगा कि सीट्स वगैरह भी आपके लिए उनके रिजर्व की जाती है ना, वैसे ही करके। अगर कोई पर्सन सीरियस डिजीज से, क्रॉनिक डिजीज से, जो ऐसी है जो फेटल हो सकती है, उससे सफर कर रहा है, तो उसके और उसके अटेंडेंट को, बट शर्त यह है कि उसके पास स्लिप होनी चाहिए डॉक्टर की, हाँ भाई मैं पेशेंट हूं, उसको भी आपका क्या है, मुफ्त में आपका सफ़र करवाया जाएगा। ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। स्पेशल एबिलिटी जो है उसमें 70% से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके उसको और उसके अटेंडेंट दोनों को आपका कराया जाएगा। गैलेंट्री अवार्ड्स जो भी है, शहीद है कोई आपका, उसका जो परिवारजन है, ठीक है, उन लोगों को आपका क्या है, इसमें फ्री में, HRTC में जो आपका है फ्री में, सॉरी शहीद के परिवारजनों को नहीं, यहाँ पर जो गैलेंट्री अवार्डीज़ हैं उनको, जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है, आपका जो भी अवार्ड्स आपके हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर हमारे देश में दिए जाते हैं लड़ाई के टाइम में, ठीक है, या पीस टाइम में, उनको आपका क्या है, बसेस में आपका फ्री ट्रेवल किया गया है, ठीक है, दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका है वो यहाँ पर क्या है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्रथम दर्शन सेवा। तो प्रथम दर्शन सेवा जो है ये आपकी जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये आपकी पिछले से पिछले साल आपकी चली थी। ये प्रथम दर्शन सेवा किया क्या गया था, धर्मशाला से पहले ये चिंतपूर्णी और ज्वाला जी के लिए चलाई गई थी बस, है ना, कि आप धर्मशाला से जाओ और एक बस में, मतलब छोटा सा जो टेम्पो वाली होती है आपकी, आपने देखा होगा राइड विद प्राइड भी आती, शिमला में चलती है बहुत ना। तो ये जो आपकी चिंतपूर्णी और ज्वाला जी है, एक ही दिन में कवर करा के धर्मशाला वापस आएंगी। बाद में जाके इसको अयोध्या धाम के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया था। यही चीजें यहां पर हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, GSVA, ओके, नॉट GSDP, इट इज GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 3% के आसपास है। तो यहां पे आपने देखना 2.87 या 2.82, दोनों में ही डिफरेंस कितने का बेटा, थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था वो भी डिफरेंस कितने का था, 0.05 का। ये देख लो, यहां भी डिफरेंस कितने का है, 0.05 का, है ना। और यहां भी डिफरेंस कितना है, यहां भी डिफरेंस कितना है, 0.05 का, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से आप बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स वगैरह आप बना सकते हैं। और इसके बाद यहां पर आपके MCQs वगैरह दिए हुए हैं, ये सारे आप इस चैप्टर को थॉरोली पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। आंसर्स आपके लास्ट में दिए हुए हैं, यू कैन पॉज द वीडियो और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए आराम से इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।